वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, उसकी सर्किट डायग्राम देखी थी, वेव फॉर्म देखा था, है ना। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ फाइंड की थी, जैसे एवरेज डीसी वैल्यू, आउटपुट में किस तरीके से हम एवरेज डीसी निकालते फाइंड करते हैं वो पढ़ा था। उसके बाद एवरेज मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड की थी। तो उतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिपल फैक्टर, है ना। तो जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हम लोग रिपल फैक्टर निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला होता था स्क्वायर रूट IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1, राइट। IRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और IDC क्या है? ये एवरेज DC वैल्यू ऑफ करंट हुआ, ठीक है। अब करेंगे क्या? IRMS और IDC की वैल्यू हम पुट कर देंगे। चलिए हम पुट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में जो IRMS की वैल्यू आई थी वो IM अपॉन √2 है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखना, अच्छे से पढ़ना कि वहाँ पे कैसे आया था। यहाँ मैं ये नहीं बताऊँगी कि कैसे आया, ठीक है। और IDC की वैल्यू क्या फाइंड करा? 2IM अपॉन पाई। ये पहले से फाइंड की हुई वैल्यू है, इसके प्रीवियस लेक्चर में ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो अब करना क्या है, मतलब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो रिपल फैक्टर क्या हो गया? रिपल फैक्टर इज इक्वल्स टू IRMS की जगह मैंने IM अपॉन √2 का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन IDC 2IM अपॉन पाई होल स्क्वायर -1, ठीक है। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो 1.23 आएगी। कैसे आएगी आप ये देख लो। ये मैं अंदर का, मतलब कि ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज़ को फाइंड कर रही हूँ। IM स्क्वायर, ठीक है, अपॉन √2 का स्क्वायर 2 आप करोगे, फिर 2IM स्क्वायर यानी कि 4IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करना तो जानते ही हो आप, 2 × पाई स्क्वायर अपॉन 4IM स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा कैंसिल आउट, IM स्क्वायर इस कैंसिल आउट। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू भी आप रखोगे, ठीक है, 3.14 रख दो, और जब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.23 आएगा -1। इसको आप घर पे कैलकुलेट करना 1.23 कैसे आए, ठीक है। उसके बाद -1 रखा, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.48 है। ये होमवर्क है आपका, कि आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने रिपल फैक्टर भी फाइंड कर ली फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर की पीक वैल्यू भी देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी फुल वेव रेक्टिफायर था और ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है, बट जो हम लोग पहले फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े थे वो सेंटर टैप था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसको ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट करके रेक्टिफिकेशन का काम लेते हैं, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज से मतलब ही समझ में आता है। ब्रिज आप लोग पढ़े होंगे EMI वगैरह में, मतलब जब आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मेज़रमेंट पढ़ा होगा। मेज़रमेंट एक सब्जेक्ट है आप लोगों में, तो उसमें पूरे ब्रिज के कई तरीके के ब्रिज बनाए गए, इंडक्टेंस कैपेसिटेंट ब्रिज वगैरह पढ़ा था आप लोगों ने। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था वहाँ पे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा था कि किस तरीके से ब्रिज बनाते हैं। 4 आर्म्स होते हैं, उसमें 4 आर्म होते थे, और 4 आर्म की जगह उसमें एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे, यानी कि जो रेक्टिफायर है वो किस फॉर्म में होगा? ब्रिज के फॉर्म में होगा। और फुल वेव मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो रेक्टिफायर है वो इनपुट के दोनों साइकिल में वर्क कर रहा है, ठीक है, अपना फंक्शन कर रहा है, इसलिए। अब वो चीज़ें देखेंगे कैसे। अब देखिए मैंने लिखा अभी है, क्योंकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में केस कितने डायोड होंगे, हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो आप आंसर दोगे कि 4 डायोड, ठीक है। 4 डायोड की ज़रूरत होती है इसमें, और ये 4 आर्म्स में लगाए जाते हैं, मतलब जो चारों डायोड होते हैं वो 4 आर्म्स में लगाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले मतलब कि EMI में पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस लगाते थे, या फिर जो भी मैक्सवेल इंडक्टेंस हम बनाते थे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ करके बनाते थे। लेकिन आर्म आपके 4 ही होते थे, ठीक है।
और ये किस तरीके से वर्क करता है, पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे। ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का मैंने सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। ट्रांसफार्मर है, दिस इज ट्रांसफार्मर, आपको पता है। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एसी इनपुट सप्लाई देते हैं, ठीक है। इनपुट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एसी इनपुट सप्लाई। अब देखिए कैसे सेकेंडरी वाइंडिंग से मैंने ब्रिज बनाया हुआ है। ब्रिज के लिए मैंने बताया 4 आर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4, और आउटपुट किसके क्रॉस लेंगे, रेजिस्टेंस RL के थ्रू आउटपुट लेंगे। और वो आउटपुट कैसी होगी, रिपल DC होगी, है ना। मतलब DC तो होगी, यूनिडायरेक्शनल हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ AC के भी कंपोनेंट होंगे, इसलिए मैंने उसको रिपल कहा है, बट नॉर्मली यूनिडायरेक्शनल में ही होंगे। अब देखिए मैंने कनेक्शन कैसे किया, ध्यान से आप देखना। अगर हम इस पार्ट की बात करें, पॉइंट A को आप देखो, तो पॉइंट A से मैंने 2 डायोड को एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। A से मैंने 2 डायोड को एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया, D1 और D4 है, ठीक है। उसके बाद अगर इस C पॉइंट को देखो, यहाँ से कनेक्शन लिया, C से भी जो 2 डायोड का कनेक्शन किया गया वो भी एंटी पैरेलल में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो B और D, इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। और इन चारों डायोड को मैंने किससे कनेक्ट किया, लोड RL के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, और RL से ही हम लोग आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। अब हमें बारी बारी से इसकी वर्किंग को देखनी है कि वर्किंग अब हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आप मुझे ये बताओ, सपोज करिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो P1 पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके कारण S1 भी पॉजिटिव और S2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ उस केस में अगर पॉइंट A पॉजिटिव है तो डायोड D1 D4 में से कौन सा आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कौन सा रिवर्स बायस होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है तो आंसर होगा डायोड D1। क्यों, क्योंकि A पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल प्राप्त हो रहे हैं और वो किससे कनेक्टेड है, डायोड D1 के P साइड से कनेक्टेड है। P पे पॉजिटिव हाई पोटेंशियल प्राप्त हुए, हाई पोटेंशियल हमें मिलना शुरू हुआ, इसलिए डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस में हुआ। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, पॉइंट C को आप देखिए S2 से कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी कॉइल S2 से कनेक्टेड है। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे नेगेटिव मिले, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के केस में उस समय डायोड D3 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस डायोड को आप ध्यान से देखिए, जो इसका एन टाइप है वो लो पोटेंशियल पे है, और फॉरवर्ड बायस में होने के लिए ये कंडीशन होती है कि P टाइप, मतलब P जो साइड होता है वो हाई पोटेंशियल, बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट था, और नेगेटिव और जो एन टाइप है वो लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल प्राप्त हो रही है, इसलिए डायोड D3 भी फॉरवर्ड बायस में होगा, बट डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह लो कि D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होगा, इसलिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, बट D4 और D2 क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बायस में होने के कारण ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करके आपको सर्किट दिखाना चाहूँगी। ये देखो आप, जैसे मैंने ये चीज़ें जो एक्सप्लेन करी है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया था तब आप देखोगे कि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और डायोड D3 भी फॉरवर्ड बायस है, और D4 D2 रिवर्स बायस में होने के कारण ओपन सर्किट हो गया। तो देखिए करंट का जो पाथ होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात मैं कर रही हूँ। S1 से होते फिर पॉइंट A, फिर उसके बाद कहाँ से करंट फ्लो होगी आपकी, डायोड D1 होते फिर B, पॉइंट B, इस तरीके से पॉइंट B से होते हुए D, फिर उसके बाद कहाँ तक जाएगी, D से होते हुए C पॉइंट तक, फिर वापस S2 होते, और इस तरीके से अपना S2 होते फिर S1, इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करती है ना। तो इस तरीके से इसका पाथ बना S1 A, डायोड D1 B, फिर उसके बाद आपका D हुआ, फिर C S2, इस तरीके से पाथ कंप्लीट हुआ, है ना। अच्छा, एक चीज़ बच्चों मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, जब आप एग्ज़ाम में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, जब भी सर्किट ड्रॉ करना, तो इस तरीके से आप मत करना, इसको ओपन मत करना, क्योंकि ये मैं समझाने के पर्पज़ से करूँगी। आप वैसे ही ड्रॉ करना, पूरा इस तरीके से ड्रॉ करना, लेकिन जो करंट का पाथ है आप इस तरीके से दिखा देना, है ना। यहाँ पे भी कनेक्टेड रहेंगे डायोड, लेकिन करंट का पाथ इस तरीके से दिखा देना। ये मैंने बस एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से बनाया हुआ है।
तो इस तरीके से इसमें करंट की डायरेक्शन हुई और हमें आउटपुट करंट लोड में करंट कैसे फ्लो हो रही है, बी से डी की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब बाकी जो मैंने अभी बोला है वो यहाँ पर लिख दिया है, आप जब नोट्स बनाना तो इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं। तो बच्चों मुझे बताना, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं एसी इनपुट का, तो P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, जिसके कारण S1 भी नेगेटिव और S2 पॉजिटिव। तो पॉइंट ए जो टर्मिनल है, पॉइंट ए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में। तो अब यहाँ पे यही देखना है कि अब कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और कौन सा रिवर्स बायस में होगा। तो सर्किट को ज़रा ध्यान से हम लोग देखेंगे। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब कि कोई भी डायोड है उसका एन टाइप होना चाहिए। अगर इस डायोड को ध्यान से देखें तो पी टाइप पे नेगेटिव होगा तो रिवर्स बायस हो गया। इस केस में आपका डायोड D4 फॉरवर्ड बायस में होगा। क्यों? क्योंकि जो एन साइड है उसको नेगेटिव मिल रही है, यानी कि लो पोटेंशियल प्राप्त हो रही है, इसलिए डायोड D4 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। बट इस केस में अब डायोड D1 रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें, पॉइंट सी से आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में S1 नेगेटिव है और S2 पॉजिटिव है। उस केस में C1 में आपका पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा डायोड दोनों में पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में होगा। तो उस केस में डायोड D2 आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि P साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। और D3 आपका क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इन नेगेटिव हाफ साइकिल D4 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस, बट D1 एंड D3 आर रिवर्स बायस। सो D1 एंड D3 बिहेव्स जस्ट लाइक ओपन सर्किट, है ना। यानी D1 और D3 अब कैसा वर्क करना शुरू करेगा, ओपन सर्किट की तरह, यानी कि इसमें करंट नहीं फ्लो होने वाला, इसके थ्रू फ्लो होने वाला। अब कैसे फ्लो होगा इस चीज़ को मैं फिर से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँगी। फिर देखिए ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, देखिए S1 नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। उस केस में मैंने बताया था ना कि डायोड D1 एंड D3 क्या था, रिवर्स बायस में था, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था वो। तो अब देखिए चूँकि D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में, इसलिए करंट का पाथ देखिए, अब करंट कहाँ से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हमने करंट का पाथ करा हुआ है। तो S2 से होते हुए फिर डायोड D2, फिर B से D की ओर, फिर D से A की ओर, फिर वापस S1 की ओर, फिर उसके बाद S2 की ओर, इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करता है। तो ऐसे कह लीजिए इसने पूरा पाथ कंप्लीट किया और जिसके कारण हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे भी बच्चों ध्यान से देखो कि जो करंट की डायरेक्शन है वो भी B से D की ओर हो रही है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी जो लोड के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन थी वो B से D की ओर की थी, ठीक है, ये ध्यान से देखो। लेकिन एग्जाम में आप इस तरीके से इसको ओपन मत करना, है ना, मतलब आप डायोड कर देना, लेकिन करंट की डायरेक्शन आप इस तरीके से दिखाना। बस मैं समझाने के पर्पज़ से बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त हो रही है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो अब ये मैंने जब आपको बता दिया, आप इसको नोट्स कर लेना। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा था, तो उसमें भी इनपुट के दोनों साइकिल में हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे भी मिल रहा है, तो फिर दोनों में क्या मेरिट क्या डिमेरिट, क्यों हम मतलब कि इसको पढ़ रहे हैं, वो चीज़ देखिए। कहीं ना कहीं कुछ तो मेरिट होगी, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसकी मेरिट क्या है, नो नीड टू सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो PI पिक इनवर्स वोल्टेज है इसकी ब्रिज रेक्टिफायर की, वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन हाफ होती है ना। तो ये एक बेनिफिट हो गया। और अगर डीमेरिट की बात करें तो इसकी डीमेरिट है कि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। क्यों कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि इसमें 4 डायोड हैं, तो जाहिर सी बात है जितने भी आपके लगेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट अगर जितने ज़्यादा लगेंगे तो उससे वो चीज़ें महंगी हो जाती है। और वोल्टेज रेगुलेशन इज़ बैड, इसकी वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों इन सब चीज़ों को अच्छे से आप पढ़िएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो था ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि टोटल आप लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ लिया। अब थोड़ा इतना करने के बाद हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ वेरियस रेक्टिफायर। ये देखिए
कंपैरिजन ऑफ वेरियस रेक्टिफायर का मतलब कि हम लोगों ने अब तक जो जो रेक्टिफायर पढ़े, जैसे कौन कौन सा रेक्टिफायर हमने पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, तो उनका एक हम क्या करेंगे, टेबल के थ्रू कंपैरिजन करेंगे कि किसकी कौन सी वैल्यू है, क्या वैल्यू है। वो देखिए कैसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, एक तरफ मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर किया, एक तरफ मैंने फुल वेव रेक्टिफायर किया है। फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप के थे, एक सेंटर टैप जो मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, सेकंड है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो नंबर ऑफ डायोड 1 होगा। सेंटर टैप की बात करें तो नंबर ऑफ डायोड 2 है और ये मैं सर्किट के थ्रू बता चुकी हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर आज ही मैंने पढ़ाया है, 4 डायोड की ज़रूरत होती है। अब पिक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm है, ठीक है। सेंटर टैप की बात करें तो 2Vm है, ब्रिज की बात करें तो Vm है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ हो जाता है। अब अगर हम पिक लोड करंट की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में तो Vm/RL + RF, सेंटर टैप में Vm/RL + RF, ब्रिज में Vm/RL + 2RF, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरामीटर RMS करंट। आप देखते हो जो मैंने रूट मीन स्क्वायर करंट बताया था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना था, Im/2, सेंटर टैप में Im/√2, ब्रिज में भी Im/√2 वैल्यू होती है। सेंटर टैप में जो आया Im/√2, इसको ब्रिज में भी आप वैसे ही सॉल्व करोगे तो Im/√2 ही आएंगे। सॉल्व करके आप देखना ये दोनों RMS और DC करंट, जो जब मैंने फुल वेव रेक्टिफायर बताया था तो सॉल्व पूरा किया था, तो इस तरीके से आप ब्रिज का भी सॉल्व करना, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सिमिलर वैल्यू मुझे प्राप्त हो रही है। DC करंट की बात करें तो Im/π हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एवरेज DC करंट वैल्यू जो मैंने फाइंड किया था। सेंटर टैप यानी फुल वेव रेक्टिफायर जब मैं पढ़ा रही थी सेंटर टैप का, तो उस समय मैंने 2Im/π बताया था, और ब्रिज में भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 2Im/π आता है। रिपल फैक्टर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 होता, सेंटर टैप में 0.482 होता और ब्रिज में 0.482 होता है। यानी आपको इससे ये पता चलता है, अगर आप रिपल फैक्टर देखोगे तो थोड़ा सा सेंटर टैप में और ब्रिज में थोड़ा रिपल फैक्टर कम होता है। रिपल फैक्टर कम का मतलब कि थोड़ी जो इम्प्योरिटी है, जो DC में AC का मिक्सअप हो रहा है, वो कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर बेटर है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें थोड़ा कम है। तो चलिए ये था इस तरीके का कंपैरिजन, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू।